इस बीच कुछ एक और शेयर्स भी देख लीजिए आप। एक डेरिवेटिव का शायद ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन सकता हुआ है ग्रैन्युलस इंडिया, ये 3-3.5% ऊपर है। इसका आज डाटा काफ़ी इंटरेस्टिंग समझ में आ रहा था। एक बार गौरव आप चार्ट देखिए, 150 का टारगेट मैं रखना चाहता हूँ इस सीरीज़ के अंदर, और 130 का या फिर 128 का एक स्टॉप लॉस। बिल्कुल ठीक है या फिर कुछ बदलेंगे आप इसमें? नहीं, बराबर है। 128 130 की एक सपोर्ट जोन है, वहाँ से बार बार उछाल देखने मिली है। लॉन्ग्स वहीं पे बन रहे हैं बार बार, और स्मूथ राइड नहीं कहूँगा मैं। 145 तक का एक बार लेवल्स आप इसमें एक बार उम्मीद कर सकते हैं आने की। वो अगर होल्ड करेगा तो आपको 152 155 के लेवल्स भी दिखा सकते हैं। इस बीच चलिए आज और एक बस भी है मार्केट में, वो है बायबैक से जुड़ा हुआ। ऑफ कोर्स क्या है ये एक्सप्लोसिव बस, देखते हैं। सुमित है हमारे साथ। बताइए सुमित। शुक्रिया मेहर। आज एचसीएल टेक की बोर्ड बैठक है और बायबैक को लेकर कुछ फैसला हो सकता है। एक जो खबरें हैं बाजार में वो ये है कि बायबैक कहीं 910 से 1000 रुपये के आसपास इसकी कीमत आते हुए दिखाई पड़ सकती है। दरअसल ये बायबैक जो होगा वो रफली 3300 करोड़ रुपए के आसपास होने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। अगर आप इसके पुराने आंकड़े भी उठा के देखें तो FY15 में और FY16 में लगातार पिछले 2 सालों से कंपनी जो डिविडेंड पे ऑफ्स कर रही है और रफली इन द रेंज ऑफ 3100 से 3400 करोड़ रुपए के आसपास पे करते हुए दिखाई पड़ रही है। तो क्योंकि इस साल डिविडेंड के ऊपर टैक्सेशन ज़्यादा लगने की बातचीत हुई, तो कंपनी ने डिविडेंड ना पे करके अब उस रकम का इस्तेमाल जो है वो बायबैक के लिए करना शुरू कर दिया है। जिन भी IT कंपनियों ने बायबैक लाया है इसी तरह की सिचुएशन में, यानी कि जो उनके डिविडेंड पे ऑफ्स थे उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए बायबैक लेकर आते हुए दिखाई पड़ा है, जो कि अनुमानित है करीब 3300 से 3400 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ज़्यादातर सभी कंपनियों में, चाहे TCS हो, एम्फेसिस हो या पहले विप्रो हो, इन सब ने जो अपने बायबैक के प्राइस की अनाउंसमेंट की थी वो अपने मार्केट कैप का करीब 2 से लेकर 4% के बीच में था। HCL के केस में भी 2 से लेकर 4% अगर देखा जाए तो रफली 3 से 4000 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है, जो कि इसी दाम के आसपास आता है, यानी कि 3300 करोड़ रुपए से 3400 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट कैप आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, बायबैक आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक और चीज जो कि पुराने ट्रेंड से क्लियर होती है वो ये कि ज्यादातर सभी कंपनियों का बायबैक रफली 10 से 20% के प्रीमियम के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर HCL केस में वो चीज देखी जाए तो करीब 991 992 से लेकर 1000 रुपए के आसपास यही दाम बैठता हुआ दिखाई पड़ता है। वो भी तब जब कंपनी ने पहली बार बायबैक की घोषणा की थी, तब से लेकर अब तक क्योंकि शेयर में कुछ चाल आ चुकी है। तो इन्हीं दोनों चीजों से ये चीज क्लियर होती है, करीब 300 करोड़ रुपए 3300 करोड़ रुपए के आसपास बायबैक आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और अगर दाम तय होता है तो 910 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच में कहीं दाम आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक अपडेट आपको यह भी दे देते हैं कि HCL टेक के पास करीब 9200 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी है, तो उसका इस्तेमाल कंपनी कर सकती है इस बायबैक को पूरा करने के लिए। ठीक है, नकदी के लिए इस्तेमाल होना है खैर पैसा बायबैक के लिए। और ये जो प्राइसिंग आप बता रहे हैं 910 से 1000, बाजार भी खैर इसी चीज़ को डिस्काउंट कर रहा है। इसलिए आज का शेयर HCL टेक ना तो टूट रहा है ना ही चल रहा है, ईगरली वेट कर रहा है कि मैनेजमेंट क्या कहती है, क्योंकि इससे पहले मेरे चला भी हुआ है थोड़ा बहुत। और अगर आज देखें आप, ना केवल इसका और एक और पीयर है जिसपे आज बायबैक का असर पड़ेगा, वो इन्फोसिस भी है, क्योंकि TCS और HCL टेक के बायबैक के बाद एक बड़ा बज़ उसमें भी रहेगा। आज आप इसकी रेंज भी देखिए, दिन भर में 1000 रुपये वाला शेयर IT कमज़ोर, लेकिन इन्फोसिस एक रेंज में फंस गया, मात्र 20 रुपये की गिरावट, वो इसको अर्ली टिक में मिल गई थी, उसके बाद टूटा ना ही चला। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि HCL टेक के आज का प्राइसिंग ये तय करेगा कि बायबैक की जो एक चाल चली है बाजार में वो एग्रेसिव वैसे ही चलेगी 10 से 15% के ऊपर के प्रीमियम पे, या फिर वो फेयर वैल्यूएशन पे भी आके रुकेगा, जो आज HCL काफ़ी हद तक डिस्क्लोज कर सकता है भी। जी हाँ, बिल्कुल। और ये इनफैक्ट अगर ये होता भी है और अगर इनकी मूवमेंट थोड़ी रेंज में भी रहती है IT स्टॉक्स की, तो वो कम से कम ओवरऑल बाजार के लिए हेल्दी है, समय अच्छा है, जब तक Q4 के नंबर्स आना शुरू नहीं हो। हाँ, 12 तारीख से नंबर्स आ रहे हैं इन्फोसिस के, तब फिर तो ये होगा कि मार्केट जो नंबर्स आएंगे उसे ही फैक्टर इन करेगा। बट टिल दैट हैपेंस इट्स नॉट अ बैड डील अगर आपका IT स्पेस सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, या फिर किसी दबाव में नहीं आता। अब देखिए जैसे आज भी जो खबर थी, टेक्निकली अगर आप देखें खबर, पहले खबर आई कॉग्निजेंट की कि ले ऑफ कर सकते हैं 6000 आदमियों को या फिर एम्प्लॉयज़ को। इन्फोसिस पर खबर आई कि जूनियर कर्मचारियों के लिए H1 वीज़ा नहीं करेंगे। इन सब के बावजूद ओवरऑल अगर आप देखें IT स्पेस को, आज जिस तरह का रुझान देखने को मिला है IT इंडेक्स पर, 1-8% का ही मूव है। तो ये यहाँ पर कॉन्फिडेंस गिरता अगर नहीं है तो वो एक तरीके से ठीक होगा। एक बार टायर स्टॉक्स को देखते हैं जहाँ पर रुझान ठीक ठाक देखने को मिला है। लेट्स मूव फ्रॉम IT। JK टायर अभी भी करीब 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। CEAT के काउंटर पर 1.5% का मूव है। जो बाकी जो टायर स्पेस के स्टॉक्स हैं इंक्लूडिंग अपोलो टायर्स एंड MRF, वहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिला है। इसमें
टॉप पिक अनुज, टायर स्टॉक्स में कौन सा आपको लग रहा है स्टॉक आज? देखिए मीर, सारे ही टायर काउंटर्स के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिला है। जेके टायर्स ने भी आज एक अच्छे ब्रेकआउट दिए हैं 130 रुपए के ऊपर। हम सीएट में भी एक अच्छा मूव देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर देखता हूं तो एक छोटी कंपनी निकल के आती है पीटीएल, प्रीमियर टायर्स लिमिटेड। मुझे लगता है उसके अंदर काफ़ी अच्छा मूव आया हुआ है। आज काफ़ी अच्छी तेज़ी है, लगभग 12-14% की तेज़ी है। बट जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बन के आ रहे हैं, काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हुआ था। 150 की ब्रेकआउट मिलने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी शेयर को। पर मेरे ख्याल से जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट आए हैं, आने वाले समय में इसके अंदर और भी ट्रेंडिंग अप मूव देखने को मिल सकता है और तकरीबन 190-200 तक की रेंज आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकती है। तो पूरे सेक्टर में एक ब्रेकआउट है, एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर स्पेसिफिक कंपनी सेलेक्ट करनी होगी तो मैं पीटीएल को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है। इस बीच टायर के साथ साथ अगर आप ऑटो कंपनीज पर भी देखेंगे ना, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं मोमेंटम ही देखने को मिल रहा है। आज श्याम ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब डीलर्स वो भी बताएं कि कितनी अनसोल्ड टेरिटरी है, उनके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो ये आज बड़ा बयान था श्याम की तरफ से आता हुआ दिखा। इस बीच टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स के प्रेसिडेंट मयंक पारिक का भी मानना है कि FY18 में ग्रोथ FY17 के मुकाबले बेहतर रहने की उम्मीद है, यानी कि आने वाला दिन ऑटो के लिए फिर से अच्छे होंगे। टिगोर, हेक्सा, नेक्सॉन जैसे कुछ एक प्रोडक्ट वो उतार रहे हैं जिसका इनको FY18 में फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी BS4 के मुताबिक प्रोडक्शन कर रही है, जो कि अब तक का ऐसा लगता है कि शायद इसको टाला नहीं जाएगा। खास बातचीत की हमारे संवाददाता नंद कुमार नायर ने। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। सर, अगर मार्केट की तरफ थोड़ा सा वापस आएँ, बोल्ड से एक सफ़र शुरू हुआ था जो कि अभी टियागो और हेक्सा पे देखने को मिला है। काफ़ी अच्छा हो चुका है टाटा मोटर्स के लिए। लेकिन क्या सेल्स पे किसी तरह का अभी भी प्रेशर है? और जिस तरह से कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, क्या आने वाले समय में मार्जिन पर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, मार्केट में हमेशा प्रेशर रहता है। अगर आप कभी भी देखें तो 18 प्लेयर्स हैं, उसमें कुछ ग्रो करते हैं, कुछ डी ग्रोथ करते हैं, डिपेंड्स ऑन ईच मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। टोटल अभी करीब आप देखें तो इस साल मतलब फिस्कल 17 में मार्केट की ग्रोथ करीब होगी 9 से 10%, हमारी ग्रोथ होगी 21%। नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है कि मार्केट की ग्रोथ 10% होगी, हमारी उससे ज़्यादा होगी। उसका मेन हमारा कॉन्फिडेंस है कि एक तो टिगोर का पूरा साल रहेगा हमारे पास, हेक्सा का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, प्लस नेक्सॉन हम लॉन्च करेंगे, तो हमारी ग्रोथ वी एक्सपेक्ट विल बी बेटर देन मार्केट। सर, लेकिन ये जो आखिरी के 2 महीने थे, डिमोनेटाइजेशन का काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला था। क्या ये मान ले कि दैट फेज इज ओवर एंड इंडस्ट्री इज कमिंग आउट ऑफ इट? देखिए, डिमोनेटाइजेशन एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, तो उसके बारे में मैं क्या से इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट इट वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस। तो हमने वही किया है। देखिए, डिमोनेटाइजेशन के 8 नवंबर को हुआ था, तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब हमारी ग्रोथ करीब 20-22% हो रही है। इंडस्ट्री ग्रोथ शायद सिंगल डिजिट में है। तो वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस एंड ये चीज़ें होती रहेंगी। एक्चुअली दिस टाइम नेक्स्ट ईयर यू कैन से GST विल हैपन। सो इन सच ए लार्ज कंट्री एंड लार्ज इकोनॉमी एंड डाइवर्स इंटरेस्ट, दीज थिंग्स विल कीप हैपनिंग, बट वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस। अप्रैल 1 से जैसा कि आप जानते हैं कि BS4 नियमों पे जो गाड़ियाँ बिकेंगी और बाकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पे भी रोक लगा दी जाएगी। वुड लाइक टू जस्ट टेक अ टेक ऑफ टाटा मोटर्स ऑन दिस कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और सेल्स पर भी पाबंदी होगी, जो कि इन्वेंट्री पाइल अप हो गया है डीलर्स के पास। क्या आपको लगता है कि ये डिसीजन उचित है? नहीं, अभी तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज फाइनल डिसीजन तो हुआ नहीं है इस पर। मैन्युफैक्चरिंग पे तो सर्टेनली हो गया। फिर नॉर्मली जो ट्रेंड हमेशा होता है सारी दुनिया में कि एक डेट होती है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की। स्टॉक कैन नेवर बी जीरो, तो एक स्टॉक के ऊपर एक टाइम होता है। दैट्स आवर अंडरस्टैंडिंग। बट एक्सेप्ट फ्यू इंडिकोज विच सेल इन BS3, एवरीथिंग एल्स इज BS4। तो खैर नो डाउट सारे ही ग्रुप पे नज़र रखनी होगी, ना केवल टाटा मोटर्स बल्कि इसी सेगमेंट में और गाड़ियां भी अपने अपने नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं। मारुति की कुछ योजना भी इसी तरह से ही है और वो भी यही कह रहे हैं कि आगे चल के उनको जो कंपटीशन मिलेगा वो ईजिली उसको पास ऑन कर लेंगे। तो अच्छी खबर है, IT के बाद दूसरा हब ऑटो का भारत ही है और इस पर पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। टाटा मोटर्स पर आपका व्यू क्या है गौरव? ये पुल बैक का एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, ये 500 के ऊपर आ जाएगा जल्दी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि एकदम इजीली इसमें होगा। इसमें मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं, 485, 498 इसका स्ट्रॉन्ग
सप्लाई जोन में कह दूँगा। अगर आपको एक्सपोजर लेना है तो मैं समझता हूँ टाटा मोटर्स DVR एक बेटर चॉइस आपके लिए हो सकती है। वो आप 281 से 282 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 4-5% का एक मूव आपको देखने मिल सकता है। जी चलिए, इस बीच कुछ और सेगमेंट्स देखते हैं मार्केट के, जहाँ पर इंटरेस्टिंग रुझान ऐसे में देखने को मिल रहा है। अगर आप मिड कैप गेनर्स को आज देखेंगे, मिड कैप इंडेक्स में देखिए इस समय करीब 1/4% का मूव है, यानी करीब 60 अंकों की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसमें सुज़लॉन है जो कि 3.25% ऊपर है, रैमको सीमेंट्स है, यहाँ पर अच्छा मूव है, IDBI बैंक करीब 3% ऊपर है, स्ट्राइड्स, अपोलो टायर्स, NCC, बैंक ऑफ इंडिया, ये काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव है। सुज़लॉन पर अनुज क्या व्यू है आपका? ये कांस्टेंट अप मूव में है, पिछले हफ्ते भी हमने देखा था ठीक ठाक बस था, यहाँ पर बेटर वॉल्यूम्स ऑल्सो आर सीन। क्या व्यू है आपका सुज़लॉन पर? मीर, पिछले वीक से काफ़ी मोमेंटम देखने को मिला है। तकरीबन 17 रुपये से ये शेयर चलना चालू किया है और जो अभी 19.50 के आसपास चल रहा है। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो एक यही रेजिस्टेंसेस बनते हैं जो तकरीबन 20 रुपये के आसपास, 19.80 के आसपास बनते हैं। एक बार ये निगोशिएट होते हैं तो एक अच्छा ट्रेंडिंग अप मूव देखने को मिल सकता है। हालांकि शेयर के लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर देखें तो इतने लोअर लेवल्स पर है कि आपके प्रेडिक्शंस, मतलब जो प्रेडिक्टेड प्राइस होंगे वो काफ़ी हेवाए हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का मूव है उसमें अगर मेरे ख्याल से 19.50 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो एक बार ज़रूर से शेयर तकरीबन फिर से 24 रुपये 25 रुपये तक की रेंज तक के लिए एक्सटेंड होगा। तो एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लॉन्ग पोजीशन के लिए ज़रूरी है कि आप 16 रुपये से नीचे के स्टॉप लॉसेस ज़रूर से ध्यान में रखें, क्योंकि वो लेवल एक बार ब्रीच होते हैं तो फिर से वो रेंज बाउंड एक्टिविटी जो है शेयर की, जो बहुत क्वार्टर्स के साथ चालू है, जो तकरीबन 13 रुपये से और 19 रुपये की रेंज है, फिर से उसमें स्ट्रक रह सकता है। तो 17 से नीचे के स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें। अपसाइड के ब्रेकआउट अगर आते हैं एक बार 19.50 के ऊपर के, तो मोमेंटम में आपको 24 रुपये तक के भी टारगेट मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो खैर इस बीच एक ब्लॉक डील भी हुई है। 65 लाख शेयरों का सौदा हुआ 19 रुपये के रेट पे। अभी थोड़ी देर पहले कुछ खबर आई थी कि 19.5 के रेट पे भी ब्लॉक डील हुई है। पिछले अब 2-3 दिन देखेंगे तो सुज़लॉन में कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा के शेयर पर डे एज अ ब्लॉक डील हो रही है, और ये अपने आप में बहुत जस्टिफाइड है कि इसके प्राइसिंग क्यों 24 बोले जा रहे हैं, या फिर क्यों इस 17 से बढ़कर अब ये करीब 20 की रेंज में आ चुका है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये शेयर भी आजकल ज़्यादातर ब्रोकर्स की लिस्ट में है। इसमें एक आपको आर्बिट्रेजिंग एक्टिविटी भी दिखेगी। इसका फ्यूचर और इसके कैश में आपको फ़र्क दिखेगा। फ्यूचर करीब 140 का है, कैश करीब 145 रुपये के आसपास का है। सुमित बता रहे थे कि इसमें एक डिविडेंड आ सकता है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 4 से 5 रुपये का जो प्राइसिंग में दिख रहा है, लेकिन एनालिसिस ये कह रहा है कि करीब 10 रुपये का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट करीब माफ़ कीजिए डिविडेंड जो है वो करीब 10 रुपये का आ सकता है। गौरव, एक बार इसके आप चार्ट देखिए। अभी हम नितिन से भी बातचीत कर रहे थे, 3 ऑप्शन मेरे पास है, या तो मैं इसका शेयर ले लूँ, या तो मैं इसका फ्यूचर ले लूँ जो डिस्काउंट पे है, तीसरा तरीका इसकी ऑप्शन ले लूँ 150 की। 140 अभी रेट है, 10 रुपये का डिविडेंड, 150 की ऑप्शन 1.5 रुपये में मिल जाएगी मेरे को। क्या लूँ इसमें से मैं? मेरे हिसाब से आप कैश लीजिए, वो थोड़ा सेफ भी होगा, बेटर भी होगा, क्योंकि आज सुबह ही हमने एक BTC ट्रेड दिया था फ्यूचर्स के अंदर, तो यहाँ पे हमने एक क्या 1.25 रुपये का इसमें डिस्काउंट था। आज सुबह आता था एक अच्छा मूवमेंट देखने मिला, लेकिन 5 रुपये का डिस्काउंट हो चुका है। तो ये जब तक ये हैंगओवर रहेगा कि एग्जैक्ट नंबर्स इसके पास है नहीं, कितने डिविडेंड है, थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो वो लिहाज से आप एक बार के लिए कैश लेके जाए तो बेटर है। बिल्कुल, चलिए अब देख लेते हैं आज की फाइनल बेट कौन सी। मनीष आज हमारे साथ मौजूद है। मनीष बताइए। धन्यवाद मीर। आज हीरो ग्रुप के शेयर में देखिए एक अच्छी रैली देखने को मिली है, तो उसी ग्रुप की कंपनी होगी शिवा मोटर, जिसमें कि लगता है कि यहाँ से एक पुलबैक रैली देखने को मिल सकती है। बीते 10-12 सत्रों से देखिए लगातार एक गिरावट का ट्रेंड था, और आज कहीं ना कहीं तकनीकी चार्ट पे शेयर में जो है एक ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ दिखा है। ऐसे में लगता है कि शेयर में यहाँ से एक मजबूत पुलबैक देखने को मिल सकता है। देखिए कंपनी कुछ फंडामेंटल की बात करें तो प्रमोटर की कंपनी में मजबूत होल्डिंग है और कोई भी हिस्सेदारी कंपनी की गिरवी नहीं है। बीते 8 सत्रों में शेयर में देखिए करीब एवरेज डिलीवरी बेस्ड बाइंग जो देखने को मिली है करीब 61-62
62% तक का देखने को मिला। कैश EPS कंपनी के पास काफ़ी मजबूत है, करीब 4.5 रुपये का कैश EPS है। इस कंपनी ने बीते कुछ महीनों में खासतौर पे जो है अपनी बिक्री में सुधार किया है। अभी तक कंपनी की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा मिहिर जो है करीब तकरीबन 70% के आसपास का हिस्सा जो है हीरो मोटर कॉर्प की बिक्री से आता था। लेकिन अब कंपनी ने जो है खासतौर पे 4 व्हीलर सेगमेंट की कंपनियों को भी जो है कैटर करना शुरू किया और हाल में इन्होंने बॉस, मारुति जैसी कंपनियों को जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया। पिछले दिनों इन्होंने बेंगलोर में जो प्लांट शुरू किया था वो बॉस के लिए खासतौर पे शुरू किया था और माना जा रहा है कि इसके बाद अब चौथी तिमाही के नतीजों से कंपनी में एक टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। इसलिए इस शेयर में लगता है कि पुलबैक देखने को मिल सकता है। जो रिवर्सल हुआ है उस रिवर्सल में लगता है कि शेयर जो है 48-49 तक का लक्ष्य हासिल कर सकता है। 44 रुपये 20 पैसे के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। 48 का टारगेट है, 44.20 पैसे का एक आप स्टॉप लॉस भी रख लें। ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। पूरी ₹2.25 की बढ़त इस शेयर में है। 2 शेयर बैंकिंग स्पेस से, एक तो IDBI और दूसरा DCB। आज IDBI को एक नया CEO मिल गया, IDBI बैंक। उसमें मिस्टर महेश जैन होंगे नए CEO। सरकार चाहती है कि इसका डेट कम हो। उन्होंने कुछ आंकड़ा भी दिया, वो कह रहे हैं कि FY18 तक ग्रॉस जो NPAs है वो 3% से नीचे और FY18 तक नेट NPAs तो हो ही नहीं। उसके बाद से एक सडन स्पाइक इसके अंदर आया। DCB में भी एक ब्लॉक डील्स हुई हैं, अभी आप नीचे देख भी पा रहे थे, करीब 75 लाख शेयरों की ब्लॉक डील DCB के अंदर हुई है। दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन अनुज, एक तो IDBI बैंक और दूसरा DCB। दोनों में न्यूज़ फ्लो है, चार्ट एक जैसे ही है। देखिए डिम्पी, अगर चार्टिकली मैं कंपेयर करूं तो कहीं ना कहीं मुझे DCB बैंक में ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। 150 रुपये के ऊपर के ब्रेकआउट आए हैं मंथली चार्ट पर, 147-150 की रेंज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट हैं और जहां पर बहुत सारे बैंकिंग शेयर अपने ऑल टाइम हाई से नीचे चल रहे हैं, वहीं पर ये शेयर अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास चल रहा है। तो वो भी एक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट और बैंक्स के साथ देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से DCB और IDBI में अगर कंपेरेटिव बाइंग करने के लिए बोला जाए तो मैं कहीं ना कहीं प्रेफर DCB को करूंगा। इनिशियल टारगेट तकरीबन 182-185 तक के देखने को मिल सकते हैं। IDBI में भी एक स्ट्रक्चर ज़रूर से मिहिर डिम्पी अच्छा बन के आ रहा है। 75 रुपये के एक सपोर्ट हैं, 75 रुपये के, जो अगर मेंटेन करता है तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से 80 रुपये के ब्रेकआउट के बाद आप तकरीबन 86-87 के हाइज देख सकते हैं। बट मैं अभी यहाँ पर थोड़ा वेट करना चाहूँगा। एक बार अगर शेयर 80 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग देता है तभी मैं लॉन्ग कॉल इनिशिएट करना चाहूँगा। और DCB में जैसा मैंने कहा कि मैं ज़रूर से यहाँ पर लेने की सलाह दूंगा किसी भी मीडियम टर्म निवेशक के लिए। इस बीच एक बार फर्टिलाइजर स्टॉक्स में RCF को देखते हैं। RCF आपको कैसा लग रहा है इस समय गौरव? RCF की बात करें जी, आप देखेंगे तो यहाँ पे मोमेंटम है, यहाँ पे आप इसको पोजीशंस बना सकते हैं। अग्रेसिव नहीं, थोड़ा डिप अगर रहेगा तो और 1-2 रुपये का डिप आएगा तो और लिक्विडिटी बन जाएगा। लेकिन आप इसमें 62, 50, 63 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर में आप इसको 68, 70 के लेवल्स की एक उम्मीद आप कर सकते हैं। तो मैंने कहा जैसे आपसे कहा कि रिस्क रिवॉर्ड और लिक्विडिटी करने के लिए अगर डिप होता है तो आप वहाँ पे कीजिए। यहाँ पे हाफ क्वांटिटी कीजिए। हाफ क्वांटिटी अगर आपको 64 के आसपास मिले तो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, कुछ BTST कॉल्स भी देख लेते हैं। साक्षी बत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ रूम से। साक्षी बताएं BTST कॉल्स। शुक्रिया डिम्पी। शुरुआत करेंगे मनीलिशियस कैपिटल के राजेश सतपुते की तरफ से जो 2 कॉल्स आई हैं। इनकी पहली पिक फार्मा स्पेस से औरोबिंदो फार्मा है, जहां पर ये BTST ट्रेड रेकमेंड कर रहे हैं। 724 के टारगेट्स ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे में 695 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इनकी दूसरी पिक कोल इंडिया है, जहां पर ये अगेन खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 298 के टारगेट्स देखते हैं, नीचे में 289 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। एपिक रिसर्च के लवली शर्मा की तरफ से भी पहली पिक आई है, वो STBT ट्रेड है। बाटा में ये बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। 515 के नीचे में टारगेट्स देखते हैं, ऊपर में हमें सपोर्ट 545 का लेना होगा। साथ ही बैंकिंग स्पेस से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इन्हें अच्छा लग रहा है और BTST ट्रेड यहाँ रेकमेंड किया है 138 के टारगेट्स के लिए, नीचे में स्टॉप लॉस 131 का हम मेंटेन कर सकते हैं। नीरव चेड़ा की तरफ से कॉल्स आई हैं। पहली फार्मा स्पेस से इनकी पिक है, लूपन पर खरीदारी इन्होंने रेकमेंड की है। 1510 के टारगेट्स ऊपर में देखते हैं, 1435 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा। आखिरी पिक इनकी तरफ से KEC इंटरनेशनल रहेगी, जहां पर ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। BTST के जो टारगेट्स रेकमेंड किए हैं 185 के हैं, नीचे में स्टॉप लॉस हमें 171 का मेंटेन करके चलना है। बिल्कुल, ये कुछ एक ऐसी कॉल्स है जिसपे एक खबर आप और भी देखिए, वो है आंध्रा बैंक से जुड़ी हुई। हर रोज़ कहीं ना कहीं ये न्यूज़ फ्लो आ रहा है कि ये छोटे सरकारी बैंकों में कैपिटल इन्फ्यूज़न हो रहा है। आज हमने को डिटेल एनालिसिस करके बताया था, करीब 8,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूज़न अभी और होना बाकी है। 25,000 करोड़ था, 17 दे चुकी है, 8,000 बाकी था।
अब धीरे धीरे करके क्वांटम आ रहा है। 400 पहले मिला यूनाइटेड बैंक को, 600 देना को मिल गया, अब 1100 करोड़ रुपया मिला है आंध्रा बैंक को। ये सडन स्पाइक अब आंध्रा बैंक में भी शुरू हुआ है और आवरली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो करीब 2 से 2.5% इसने गेन किया आवरली बेसिस पर और अभी दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ वापस बढ़ता हुआ है। एक बार आंध्रा बैंक का आप मेरे को लेवल्स बताएंगे अनुज, कितना तेज़ हो सकता है अभी? और 3% ऊपर आ चुका है। जीडीपी अभी और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तकरीबन 57, 50, 58 की जो रेंज है वो इनिशियल टारगेट बन के आता है शॉर्ट टर्म में, तो वहाँ तक का ये मूव ज़रूर से देखने को मिल सकता है क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेज होंगे। अगर एक बार 58 रुपये के ऊपर का मूव आता है तो एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा, बट शॉर्ट टर्म में जैसा आपने पूछा तो मेरे ख्याल से अभी भी यहाँ से 58 तक जाने की संभावना है। चलिए, इस बीच हमारे साथ अब संजीव भसीन जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। संजीव, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। आज डेफिनेटली थोड़ा ब्रीदर तो लिया है मार्केट ने, करीब आधे % के आसपास का ड्रॉप है। कल एक बड़ी लिस्टिंग भी है, डीमार्ट का कल लिस्ट होने जा रहा है शेयर। आपका व्यू क्या है इस समय मार्केट पर संजीव? हाँ मीर, तो ये अब ग्रीड आ गई है मार्केट में। एफआई जो रह गए थे लेने के लिए अब सारी दे आर गोइंग होल हॉग। हमने तो सुझाव दिया एटलीस्ट 25% कैश रेज करिए, अच्छा प्रॉफिट बुक करिए जहाँ जहाँ है। 8,000 से लेके बैठे हैं, हमने कहा है 9,200 के करीब आपको बुक करना चाहिए। इनिशियली 100 पॉइंट और ऊपर जा सकती है, बट हमें लगता है 88, 89 जरूर आएगा इस एक्सपायरी से पहले। सो आई वुड से टेक एटलीस्ट 25% रेज कैश because markets are now very very heavily overbought and the greed is evident कि ये जो FIs की इतनी जोर से जो बाइंग आ रही है। अच्छा संजीव, मैं तेज़ी में तो पैसा नहीं बना पाया, शॉर्ट करके पैसा बना सकता हूँ। आप जैसे आप कह रहे हैं कि मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है, 9200 का लगा दूँ स्टॉप लॉस, शॉर्ट भी कर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, 9218 का स्टॉप लॉस रखिए ऑन अ स्पॉट बेसिस। आई थिंक दैट विल बी अ डबल टॉप और यहाँ से आपको एटलीस्ट 8900 तक तो मार्केट मुझे लगती है नीचे जा सकती है। ग्लोबली डॉलर की वीकनेस है, इमर्जिंग मार्केट में एक सेल ऑफ है, तो आई एम नॉट सेइंग मेजर सेल ऑफ आएगा, बट यहाँ से 200 पॉइंट की करेक्शन जरूर है बिकॉज ऑल इंडिकेटर्स आर शोइंग यू ग्रीड, एक्सट्रीम ग्रीड ऑन द इंडेक्स। संजीव, कल लिस्टिंग भी है डीमार्ट की, क्या ये अपने आप में एक ट्रिगर हो सकता है? एक बड़ी लिस्टिंग के बाद कई बार देखा जाता है इस तरह के ओवरबॉट मार्केट में टिपिकली एक शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिलता है, ये हो सकता है क्या? हाँ मीर, अब आप देखिए ना 50 टाइम्स पे उसकी एक लिस्टिंग होएगी, आप उसको बहुत स्ट्रेच करके 55 टाइम्स करेंगे तो इनिशियली एक पॉप जरूर आएगा, बट आई वुड बी वेरी कॉशियस बिकॉज आई थिंक जो उसकी अर्निंग्स का कैचअप है इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम और उसके साथ ही आप देख चुके हैं इन द पीयर ग्रुप्स बहुत शेयर ने डबल हो गए। आई मीन हमने आपके यहाँ ही 125 रुपए पे फ्यूचर लाइफस्टाइल वगैरह हमने बहुत जोर से रिकमेंड किया था अबाउट 6 months बैक, अब वो ऑलमोस्ट 230 रुपए हो गया। तो आई मीन इतने शॉर्ट टर्म में इतना प्रॉफिट आई थिंक मार्केट को डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। आई वुड से बी कॉशियस, बट यस जैसे आपने कहा दिस बिग IPO इज अ सिग्नल दैट द मार्केट कुड बी नियरर टू अ टॉप फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, वैसे आपको सबसे ज़्यादा चिंता कहाँ पे है संजीव मार्केट में? कौन सा पर्टिकुलर सेगमेंट आपको ज़्यादा वरी दे रहा है? नहीं, ओवरऑल ही मार्केट में अभी जैसे हमने कहा अब वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच लग रही है। वी विल नीड मोर फोरप्ले इनटू गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपने जो उनके लिए करना था, इलेक्टोरल मैंडेट, डीमोनेटाइजेशन, वो सब पॉजिटिव है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन शॉर्ट टर्म में एकदम जो ये 85 से 9200 गया है, आई वुड से लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज फ्रॉथी, तो थोड़ा आपको यहाँ कॉशियस रहना चाहिए। और अगर आप प्रॉफिट में बैठे हैं तो कोई हर्ज नहीं है ना, ऊपर के 100 पॉइंट किसी और को कमाने दीजिए। बिल्कुल। चलिए संजीव, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो संजीव, क्लियरली यहाँ पर एक वर्ड ऑफ कॉशन, और वो देखिए वो कॉशियस अप्रोच है भी मार्केट का इस समय अगर आप देखें तो, कि हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को मिले मार्केट में, लेकिन पता नहीं, मुझे तो फिर भी लगता है कि जब अब ये बोल रहे हैं संजीव कि ओवरबॉट है मार्केट, FIs की बाइंग आ रही है, अब इसे अगर आप FIs की तरफ से देखेंगे तो वो ऐसा है कि वो अभी आना शुरू हुआ है, तो हो सकता है कि थोड़ा और इसको एक्चुअली बजट के बाद ही आए हैं, हाँ, तो थोड़ा उसको और ऊपर ले जाने का। खैर, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, तो कल देखना होगा कि इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है। लेकिन इस बीच एक बार जल्दी से लॉजिस्टिक स्टॉक्स को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कम से कम खबर भी है, न्यूज़ फ्लो अच्छा खासा है और उसका इम्पैक्ट हमने आते हुए देखा भी है सारे लॉजिस्टिक स्टॉक्स में। आपने अनुज लॉजिस्टिक्स में आज कोई ट्रेड किया क्या?
नहीं मीर, मेरा लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में तो कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन अगर मैं टेक्निकली चार्ट पर देखता हूं तो गति के अंदर उसने 200 डेज मूविंग एवरेज को अपने क्रॉस किया हुआ है और काफ़ी मतलब फ्लैट हो चुका है वो 200 डेज मूविंग एवरेज, जो तकरीबन 137 के आसपास है। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में गति में भी एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, जो 153 155 तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रजिस्टेंसेज रहेंगे और कहीं ना कहीं ये सेक्टर न्यूज़ रिलेटेड भी हो चुका है। हमने कई बार देखा है कि जीएसटी से रिलेटेड न्यूज़ पर इन स्टॉक्स के अंदर एक मूव आता है, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा लंबी अवधि के लिए टिकता नहीं है और वो रैली फिजल आउट हो जाती है। तो थोड़ा डर भी बना हुआ है, लेकिन जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर अगर मैं देखता हूँ उसके हिसाब से मुझे लगता है कि गति में एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है तकरीबन 155 158 की रेंज के लिए।